स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द स्टोरी ऑफ वरदराजन मुदलियार। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, यूं तो मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन फिर भी ये शहर अपने फाइनेंशियल सेटअप के अलावा दो और चीजों के लिए कुछ ज्यादा ही विख्यात रहा है। इनमें से एक है यहाँ की चकाचौंध से भरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इसे माया नगरी भी कहा जाता है, और दूसरी चीज है यहाँ की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की काली दुनिया, जिसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में कहीं और मूवीज नहीं बनाई जाती या भारत में कहीं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई का नाम आते ही हमारे जहन में मूवीज और माफियाज का ख्याल आ ही जाता है। शायद ये मूवीज और माफियाज के बीच का अनसुलझा संबंध ही है, जिसकी वजह से एक ओर मुंबई का सो कॉल्ड बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनाता आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड की दुनिया बॉलीवुड मूवीज की तरह ही ग्लैमर, गन और गैंग से भरी रही है। यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कुछ ऐसे नाम भी हुए जिन्होंने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स की बात हम आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं, जो यूं तो एक समय मुंबई क्राइम का बेताज बादशाह था, लेकिन फिर भी लोग उसे मसीहा मानते थे। एक ऐसा शख्स जिसके जीवन की शुरुआत तो झोपड़पट्टी से हुई थी, लेकिन उसके शव को चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। यह उस शख्स की फिल्मी लगने वाली कहानी और लार्जर देन लाइफ जीवन ही था, जिस वजह से सारी फिल्म इंडस्ट्री उसकी जिंदगी के ग्लैमर को भुनाने में लगी रही। दोस्तों, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई। वो वर्दा भाई जिसकी मुट्ठी में एक समय पूरा मुंबई हुआ करता था। वरदराजन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के जाने माने और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम ने देश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक कमल हासन को लेकर उनके जीवन पर फिल्म तक बनाई थी। 1987 में दिवाली के दिन रिलीज हुई इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेस पाई, बल्कि इसके लिए कमल हासन को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद 1988 में आई हिंदी मूवी दयावान, 1991 की मलयालम फिल्म अभिमन्यु, 2007 की फिल्म थोट्टलपू मालरुम, 2010 की सुपरहिट हिंदी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और न जाने कितनी ही फिल्मों में बार बार वरदराजन मुदलियार का कैरेक्टर प्ले किया जाता रहा। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास था वरदराजन मुदलियार में? कैसे पुलिस फाइल्स में जिस इंसान को क्रिमिनल बताया जाता है उसे कुछ लोग मसीहा मानते थे? तो आइए दोस्तों, वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई के जीवन के पन्नों में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। द राइज। दोस्तों, कहने को तो वरदराजन की कहानी की शुरुआत मुंबई से लगभग 1500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु से शुरू होती है, जब 9 अक्टूबर 1926 में तमिलनाडु के टूटिकोरिन में वर्धा का जन्म हुआ था। लेकिन इस कहानी का पहला अध्याय 1945 में लिखा गया, जब काम की तलाश में वरदराजन ने मुंबई में अपना पहला कदम रखा। मुंबई। यहां आते ही वर्धा ने बॉम्बे वीटी स्टेशन पर कुली का काम शुरू कर दिया। वही बॉम्बे वीटी स्टेशन जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान खुद गरीब होते हुए भी वीटी स्टेशन के पास ही स्थित बाबा बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर वरदराजन गरीबों को खाना भी खिलाया करता था, जिस वजह से शुरू से ही धारावी की झोपड़पट्टी में रह रहे कई लोग वर्धा का नाम जानने लगे थे। अर्ली 1950s में चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने स्टेट में लिकर का प्रतिबंध कर दिया था, जिसके चलते राज्य में अवैध शराब और स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज तेज हो गईं। इसी बीच वरदराजन की मुलाकात कुछ लिकर स्मगलर से हुई और मद्रास से मुंबई बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर आया वर्दा को जल्दी पैसा कमाने का एक जरिया दिखाई देने लगा। यहीं से उसने क्राइम की काली दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वरदराजन ने सबसे पहले लिकर की ट्रांसपोर्टिंग से शुरुआत की और वो दूसरे डीलर्स के लिए पुलिस की आंखों से बचकर लिकर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगा। उन दिनों इस पूरे बूटलेगिंग बिजनेस पर मुथु नाम के एक व्यक्ति का राज हुआ करता था, लेकिन बीमारी के चलते जैसे ही मुथु ने सेमी रिटायरमेंट लिया,
वर्धा ने मुत्थू के इलीगल लिकर ट्रेड का सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। यही नहीं, वर्धा ने थॉमस कुरियन को लेकर अपनी खुद की गैंग बना ली और सीधे लिकर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के धंधे में उतर गया। उन दिनों लोग इस गैंग को मद्रासी गैंगबाज बुलाते थे। वहीं दूसरी ओर 1955 आते आते मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान खुद को स्थापित कर चुका था। उस दौरान बखिया ब्रदर्स के साथ मिलकर उसने सोने की स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया था। साथ ही हाजी मस्तान की डॉकयार्ड और समुद्री सीमाओं पर काम करने वाले स्मगलर्स में भी अच्छी खासी पकड़ हो गई थी। लेकिन अब तक मस्तान को ये बात समझ में आ गई थी कि मुंबई पर राज करने के लिए उसे पैसे और किराए के स्मगलर्स के साथ साथ रिलायबल मसल पावर की भी जरूरत पड़ेगी, और उसकी यही तलाश उसे वरदराजन तक ले आई। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरदराजन की तरह ही हाजी मस्तान भी तमिलनाडु से ही मुंबई आया था। फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में हाजी मस्तान और वरदराजन के बीच की पहली मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा बताते हुए लिखते हैं, वरदराजन उन दिनों कस्टम डॉक्स पर छोटी मोटी तस्करी के धंधों में लिप्त था। इसी सिलसिले में एक बार पुलिस ने उसे एंटेना चुराने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया था। पुलिस कई दिनों तक उससे एंटेना की लोकेशन और बाकी माल के बारे में पूछती रही, लेकिन वर्धा ने एक शब्द नहीं बोला। जब इस वाकये की खबर हाजी मस्तान के कानों में पड़ी तो उसने तुरंत अपने लोगों से वर्धान के बारे में जानकारी जुटाने को कहा, और उसे इस बात की जानकारी मिली कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बावजूद वर्धान की पकड़ मुंबई में रहने वाली बड़ी तमिल पॉपुलेशन के बीच काफी अच्छी है। ऐसे में हाजी मस्तान खुद ही वर्धा से मिलने डॉकयार्ड स्थित पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उन दिनों मुंबई के लिए हाजी मस्तान एक बड़ी हस्ती थी, जिसका पुलिस के बीच भी अपना अलग रुतबा था। हाजी मस्तान के सफेद कपड़ों से लेकर उसकी चमचमाती कार को लोग दूर से पहचान लिया करते थे। ऐसे में खुद हाजी मस्तान का किसी और के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचना एक बड़ी बात थी। बहरहाल पुलिस स्टेशन पहुंचते ही हाजी मस्तान हवालात के पास गया और वरदराजन की ओर इशारा करते हुए तमिल में अभिवादन किया, वड़क्कम थलाइवर। इतना सुनते ही वरदराजन चौंक गया, क्योंकि बाकी सब की तरह वो भी हाजी मस्तान को पहचानता था। ऐसे में उसके मुंह से अपने लिए तमिल में थलाइवर सुनना एक बड़ी बात थी, क्योंकि तमिल भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल कमांडर या चीफ के लिए किया जाता है। और यहीं हाजी मस्तान ने वर्धा को अपने गोल्ड स्मगलिंग के कारोबार में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे वरदराजन ने स्वीकार कर लिया। यही नहीं, हाजी ने वर्धा और पुलिस के बीच समझौता कराकर उसे जेल से बाहर निकलवाया। असल में वर्धा खुद ही इस काम को करना चाहता था, लेकिन उन दिनों हाजी मस्तान की इजाजत के बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड का पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे में जब हाजी ने खुद ही वर्धा को अपने लिए यह काम करने का ऑफर दिया तो उसके पास मना करने का कारण ही नहीं था। बस यहीं से हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन की तिकड़ी की शुरुआत हुई, जिसने आने वाले 1 से 1.5 दशक तक मुंबई की गलियों पर एक छत्र राज चलाए रखा। और इस दौरान वरदराजन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड इतिहास में अपने किस्से कहानियों का अध्याय जोड़ लिया। तो चलिए अब हम उस दौर के बारे में जान लेते हैं, द वर्धा रूल। दोस्तों, 1960s और 70s के दौर में पूरे मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन की तूती बोलती थी। ये तीनों जानते थे कि इतनी बड़ी मुंबई पर किसी एक अकेले का राज करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में इन्होंने मुंबई को 3 हिस्सों में बांट लिया था। जहां करीम लाला साउथ मुंबई को कमांड करता था, तो वहीं सेंट्रल मुंबई, जिसमें मेजॉरिटी स्मगलिंग और इलीगल कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग के काम होते थे, हाजी मस्तान के कंट्रोल में था। जबकि ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में वरदराजन का वर्चस्व था, जहां उसने डॉक कार्गो चोरी से शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और नारकोटिक्स तक अपने काले धंधों को डाइवर्सिफाई कर दिया था। इस तरह मुंबई को अलग अलग हिस्सों में बांट लेने की वजह से 1960s से लेकर अर्ली 1980s के बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई मतभेद नहीं हुआ। इन तीनों के बीच का अनरिटन रूल यह था कि कोई भी दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा और न ही ये आपस में किसी तरह के गैंग वॉर या वायलेंस में इंडल्ज होंगे। दोस्तों, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार तीनों को अपनी कम्युनिटीज की बैकिंग प्राप्त थी। खासतौर पर तमिल कम्युनिटी के बीच वर्धा का रुतबा ऐसा था कि उसने माटुंगा और धारावी में अपनी पैरेलल जुडिशरी स्टैब्लिश कर ली थी।
जहां उसका फैसला लॉ ऑफ द लैंड की तरह था। ऐसे में यहां के लोगों की हर छोटी से बड़ी परेशानी को वो अपनी खुद की अदालत से सुलझा दिया करता था। वर्धा अपनी काली कमाई का एक हिस्सा माटुंगा और धारावी की गरीब जनता पर भी खर्च किया करता था, और ज्यादातर लोग उसके वीटी स्टेशन से मुंबई का डॉन बनने के सफर को जानते थे और उसे काल बाबू के नाम से भी पुकारते थे। ऐसे में यहां रहने वाली गरीब जनता के लिए वर्धा एक मसीहा की तरह था, जो उनकी हर जरूरत और हर परेशानी में साथ देता था। कुछ लोग वरदराजन मुदलियार को मुंबई का पहला हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन भी मानते थे। यही कारण है कि इस दौर में वर्धा का वर्चस्व ऐसा हो गया था कि पुलिस भी उससे टक्कर लेने से बचती थी। आगे एक ऐसा दौर भी आया जब वरदराजन की तस्वीरें मुंबई की मैगजीन्स के कवर पर छपने लगीं। उन दिनों वर्धा का रुबाब एक्सप्लेन करते हुए रिनाउंड जर्नलिस्ट हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में बताते हैं, जब भी वरदराजन को किसी पुलिस वाले से मिलना होता था तो उसके पहले ब्लैक लिकर का एक ग्लास उस पुलिस वाले की टेबल पर पहुंचा दिया जाता था, जिसे देखकर सबको पता चल जाता था कि वरदराजन मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आने वाला है। और जब भी ऐसा होता था, सिर्फ उस टेबल के पुलिस ऑफिसर को छोड़कर सारा पुलिस स्टेशन खाली कर दिया जाता था। वर्धा के दबदबे का आलम यह था कि बिना उसकी परमिशन के पुलिस भी उसके इलाके में कदम नहीं रखती थी। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि यह वो दौर था जब इलिसिट ट्रेड और ब्लैक मनी के दम पर पुलिस से ज्यादा रिसोर्सेज अंडरवर्ल्ड के इन सो कॉल्ड डॉन्स के पास हुआ करती थी, और बेईमानी के बेशुमार पैसे के दम पर लोकल पॉलिटिशियंस भी इनके इशारों पर नाचते थे। जो पुलिस वाले बिके उन्हें खरीद लिया जाता था, और जो न बिके उन्हें इस पॉलिटिकल सपोर्ट से चुप करा दिया जाता था। हालांकि वरदराजन को 1974 से 1977 तक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR के अंडर जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन पॉलिटिकल बैकिंग और लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्ज साबित नहीं हो पाया। उस दौर में वर्धा के रुतबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्धा द्वारा सायन कोलीवाड़ा के पब्लिक लैंड पर बनाए गए बहुत से मंदिरों में से एक का इनॉग्रेशन खुद एक स्टेट चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने किया था। यहां तक कि मई 1983 में जब मद्रास में वर्धा की बेटी की शादी हुई थी, तो उस समारोह में खुद देश की जानी मानी हस्तियों के साथ साथ तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर और देश के प्रख्यात अभिनेता MG रामचंद्रन और उनकी पत्नी भी शामिल हुए थे। वर्धा ने इस समारोह के दौरान MGR के साथ लिए हुए फोटोग्राफ को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक पेड एडवर्टाइजमेंट की तरह पब्लिश भी कराया था। यही नहीं, वर्धा हर साल बॉम्बे वीटी स्टेशन के ठीक सामने सरकारी जमीन पर गणेश चतुर्थी के मौके पर हर साल गणपति का स्टॉल भी लगवाता था, जो उन दिनों मुंबई के सबसे बड़े गणपति स्टॉल्स में से एक हुआ करता था। इस स्टॉल में फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिकल वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत करती थीं, लेकिन ये सारी ऊपरी चमक धमक सिर्फ वर्धा के काले कारनामों को छुपाने की एक कवायद थी, द सेटिंग सन। दोस्तों, इस लार्जर देन लाइफ पब्लिक अपीयरेंस और ग्लैमर के पीछे छुपा वर्धा एक हार्डकोर क्रिमिनल ही था। 1984 में कोफेपोसा यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग बोर्ड ने उसे 47,66,000 रुपीस के स्मगलिंग केसेस में वर्धा के डिटेंशन को रेकमेंड किया गया। वर्धा द्वारा सोशल सर्विस के नाम पर चलाई जा रही एम्बुलेंसेस के जरिए स्मगलिंग और किडनैपिंग का काम किया जा रहा था, जिस सिलसिले में वर्धा के 2 नोन एसोसिएट्स थॉमस कुरियन उर्फ खाजा भाई और मोहिंदर सिंह विच उर्फ सोमा की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इतने सबूतों के बाद भी वर्धा हर बार अपनी पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से पुलिस की पकड़ से बचता रहा। कोफेपोसा के रिकमेंडेशंस के बाद भी स्टेट होम मिनिस्ट्री ने उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी। उनका तर्क था कि वर्धा के खिलाफ मिले ये सबूत डिटेंशन के लिए काफी नहीं थे, लेकिन ये वो पहली घटना नहीं थी जब सबूतों के अभाव या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस को वर्धा को छोड़ना पड़ता था। इससे पहले 1983 में भी वर्धा को पुलिस शिप पोर्तो रोज से स्मगलिंग के केस में केवल 10 लाख रुपए का फाइन लगाकर छोड़ दिया गया था। इसी तरह मागुली स्मगलिंग केस में भी सबूत होने के बाद भी वरदराजन पुलिस के चंगुल से बचता रहा। लेकिन फिर भी वर्धा का काले धंधों का यह साम्राज्य आखिर कब तक चलता? बहुत जल्दी खुद को शेर समझने वाले वर्धा को सवा शेर मिल ही गया।
जिसने वरदराजन की जड़ें मुंबई से ही उखाड़ फेंकी। 1980 के दशक में ही वरदराजन के अगेंस्ट पुलिस की ओर से लगातार बढ़ती छापेमारी के बीच एक नाम तेजी से सामने आया। वो नाम था पुलिस ऑफिसर वाई.सी. पवार का, जिन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की परवाह न करते हुए सीधे वरदराजन मुदलियार और उसके गैंग को निशाना बनाया। देखते ही देखते वाई.सी. पवार के ही इफेक्टिव प्लान्स ने वरदराजन की पूरी गैंग खत्म कर दी। जहां उसकी गैंग के ज्यादातर मेंबर्स या तो जेलों में डाल दिए गए या पुलिस शूटआउट में एलिमिनेट कर दिए गए। वरदराजन के लगभग 30 साल चले काले कारोबार में ये वो पहला मौका था जब वर्धा पे इस तरह का प्रहार किया जा रहा था। इसी के चलते पुलिस के सामने बेबस वर्धा, जो एक समय में ब्लैक लिकर का ग्लास भेजकर पुलिस स्टेशन को अपने आने की सूचना देता था, आज अपने काले धंधे बंद करने को मजबूर हो गया। मिड 1980s आते आते वर्धा पर पुलिस का शिकंजा इस कदर जकड़ चुका था कि आनन फानन में वर्धा को मुंबई छोड़कर वापस तमिलनाडु भागना पड़ा, जहां 2 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। हाजी मस्तान, जो वर्धा का 30 साल से ज्यादा पुराना साथी था, उसने अपने वायदे के मुताबिक वर्धा की बॉडी चार्टर्ड इंडियन एयरलाइंस अंतिम संस्कार के लिए मुंबई मंगवा ली, जहां उसकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए मानो पूरा धारावी, माटुंगा और सायन कोलीवाड़ा शामिल हो गया। और इस तरह अंत हुआ मुंबई के इस डॉन का, जो किसी के लिए क्रिमिनल था तो किसी के लिए मसीहा। कंक्लूजन। दोस्तों, भले ही वरदराजन की मौत के बाद उस पर कई फिल्म्स बनी, भले ही अपनी कहानी पूरी करने के लिए मणिरत्नम खुद वरदराजन से चेन्नई जाकर मिले हों, और भले ही उसका जीवन बाहर से देखने पर ग्लैमरस और लार्जर देन लाइफ लगता हो, लेकिन इस सब के बीच एक अटल सत्य यह भी है कि वरदराजन मुदलियार अपनी जो कमाई चैरिटी वर्क में लगाता था, वो काले धंधे कर उसने कमाई थी। दोस्तों, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुरे रास्तों का सहारा लेना ना तो सही है और ना ही नैतिक, क्योंकि बुराई के पेड़ पर कभी अच्छाई के फल नहीं लगते। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपके लिए वरदराजन माफिया है या मसीहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।